हाँ, मुझे लग रहा है कल वाली चल रही है सर ऐप में तो। रिफ्रेश कर। अब स्टार्ट कर। ओके सर। हाँ सभी को गुड मॉर्निंग, आ जाइए जल्दी से लाइव। हाँ सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी लाइव आ जाइए। चलिए, कल हम चर्चा कर रहे थे प्रायद्वीप पठार की, और प्रायद्वीप पठार में हमने वहां के जो प्रमुख पठार थे वो पठार सारे हमने कर लिए थे कि कौन कौन से पठार थे। ये पूरी कहानी हमने कल की थी। आज हम चर्चा करते हैं इससे आगे। हमने छोटे छोटे जो पठार थे वो सारे पठार हमने यहाँ पर कर लिए थे। अब हम चर्चा करते हैं। हाँ भी सभी को गुड मॉर्निंग, जय भीम। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो पश्चिमी तट हमारा, इसके पास पास जो पठारी क्षेत्र है हमारा, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो इसका एक नाम और भी है, इसे कहा जाता है सह्याद्री। सह्याद्री, सह्याद्री बोल दीजिए या सह्याद्री बोल दीजिए। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर तक है। ऐसा इधर इस तट के पास पास फैला हुआ है पूर्वी घाट। इधर वाले पूर्वी तट के पास पूर्वी घाट, पूर्वी तट के पास है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। देखो, पश्चिमी घाट 900 से 1200 और पूर्वी 600, यानी कि इस पूरे पठार का ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पूरे पठार का ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है।
ये जो सह्याद्री, इसके 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, मध्य और दक्षिण। उत्तरी, मध्य और दक्षिण सह्याद्री, तो 3 हिस्से हो गए इसके। वो पूर्वी घाट हो गया। तो अब देखो, सह्याद्री के अंदर जो चोटियां हैं, वो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबई। कलसुबई चोटी 1664 मीटर, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन का पठार हमने किया था, दक्कन के पठार का पश्चिमी हिस्सा भी क्या कहलाता है? सह्याद्री। क्यों? क्योंकि वो पश्चिमी घाट से मिलता है। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। सर अलग से लिखा दो जो मैप बुक है। देखो, मैप तो हाथ से बना लीजिए, मैप बुक नहीं है तो। दमन से लेकर गोवा तक उत्तरी आ जाएगी, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक मंगलुरु तक आ जाती है, मध्य मंगलुरु से लेकर बिल्कुल दक्षिण तक आ जाती है दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री जो है उसमें देखिए, दक्षिण सह्याद्री के अंदर 2 प्रमुख पहाड़ियां आती है, बीच में आ जाती है यहां पर अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्ना मलाई की पहाड़ी या अन्नामलाई श्रेणी। अन्नामलाई पहाड़ी, और इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुदी। अन्नेमुदी या इसे बोलते हैं अनाईमुड़ी। अन्नेमुदी या अनाईमुड़ी जो है, इसकी ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ी आती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी है अन्नेमुदी या अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। केरला में है। हाँ, ये सारी चोटियां केरला में हैं। थोड़ा बहुत हिस्सा तमिलनाडु में है, लेकिन मुख्य रूप से केरल के अंदर ही आती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दक्षिण सह्याद्री या पूरी सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है हमारी? यही होने वाली है अन्नेमुदी या अनाई मुड़ी। इसके बाद आती है अगस्त मलाई की पहाड़ी। अगस्त मलाई पहाड़ी। और अगस्तमलाई पहाड़ी के साथ ही सबसे दक्षिणी हिस्से पर जो चोटी है वो है कार्डेमम, या इसे बोलते हैं इलायची। इलायची की पहाड़ी।
कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। दीपक जी मैप के अंदर ही होगा, बिना मैप के ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। मैप बुक मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि मैप की बुक लेकर आओ। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी, इसकी खास बात है ये भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है वो कौन सी है? इलायची की पहाड़ी, या जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डेमम। इलायची या कार्डेमम की जो पहाड़ी है वो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ये तो हो गया पश्चिमी घाट। इधर आता है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम, या इसे बोला जाता है अरायकोंडा। विशाखापट्टनम या अरायकोंडा चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ ममता ढाका जी, इलायची अधिक होती है। कभी हुआ करती थी, मसालों की नगरी कहलाता था। केरल को मसालों की नगरी कहा जाता है। यहाँ इलायचियों का उत्पादन भी अधिक होता है। बस हमें तो याद रखना है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी जो है वो कौन सी है? कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी होगी विशाखापट्टनम या अरायकोंडा, जबकि पश्चिम की अनाईमुड़ी या अन्य मुदी जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थान है, ये वाला स्थान, ये गैप रह गया। इन दोनों का जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है, ये जो दोनों के बीच गैप रह गया, इस गैप का नाम है पाल घाट गैप। पाल घाट गैप, दोनों इस जो गैप है वो पाल घाट गैप है। और यहां पर एक पहाड़ी भी है, आगे वाले नक्शे में करेंगे हम इसको, केवल नाम लिख के छोड़ रहा हूं, डिटेल से आगे वाले नक्शे में। नीलगिरी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु में है। मुख्य रूप से कहां पर फैली हुई है? तमिलनाडु में। डिटेल्स नेक्स्ट नक्शे में करेंगे। इस नक्शे में इतनी बातें करने वाले हम, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाती है नक्शे में बातें, तो इसमें बस इतनी बात याद रखनी है हमें। हाँ, भारत ने चांद पर फतेह हासिल कर ली है, इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर फतेह हासिल की है। भारत अब चांद पर है। भारत ने चांद के साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंडिंग की, और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत
पहला राज्य है। ये भारत पहला देश है विश्व का जिसने दक्षिण ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है। अब देखिए यहां की कुछ चोटियां रह गई थी हमारी, चोटियां तो हम लिखेंगे लेकिन उससे पहले घाट की बात आ रही थी तो दर्रे रह गए हमारे यहाँ के। पहले तो मैं 3-4 नगरों के नाम लिख रहा हूं। यहां पर पड़ता है हमारा मुंबई, मुंबई से नीचे इस साइड में है पुणे, ऊपर इधर है नासिक, और ये इधर है हमारा दिल्ली, इधर कोलकाता, इधर है चेन्नई। इधर है कोच्चि, इधर है इस साइड में कोयम्बटूर, इधर केरल के अंदर एक नगर आता है त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम आ जाता है। इसके पास ही दूसरा नगर एक और आ जाता है यहीं पर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और इस साइड में एक प्रसिद्ध नगर आता है मदुरै। ये 5-7 नगर लिखे मेन मेन। चंद्र मामा दूर के नहीं रहे। हाँ, लूस का चंद्र मिशन फेल हो चुका है, लूना 25 फेल हो गया। चेन्नई बोल दो, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे। ये भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगर है, चेन्नई को मद्रास बोल सकते हैं हम। देखो ये नगर क्यों लिखे थे, क्योंकि यहां पर पाए जाते हैं दर्रे। दर्रों को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, घाट। दर्रों को दक्षिण भारत में क्या बोला जाता है, घाट बोला जाता है। तो वो दर्रे देखते हैं हम। देखिए ये भारत के प्रमुख प्रमुख नगरों की स्थिति बताइए मैंने। मुंबई से अगर नासिक जाना हमें तो यहां पर एक दर्रा है या घाट है जिसे बोलते हैं। अच्छा, एक भजन है बहुत ही प्यारा, वो भजन भी याद करेंगे। मुंबई से पुणे जाना है तो यहां पर एक दर्रे को क्रॉस करना होगा। कोच्चि से कोयम्बटूर जाना है हमें तो एक दर्रे को क्रॉस करेंगे, और त्रिवेंद्रम से मदुरै जाना है तो एक दर्रे को क्रॉस करेंगे। 4 ही दर्रे आते हैं और जिन्हें बोला जाता है दक्षिण भारत में घाट। हमने बोला था हिमालय में दर्रे बोलते हैं, राजस्थान में नाल बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में घाट बोलते हैं इन्हें, चीन या तिब्बत में ला बोलते हैं और अंग्रेजी में पास कहा जाता है। ये नाम हमने लिखे थे। सरायकोंडा की ऊंचाई 1197 में नहीं है, 1680 है। अब देखो एक भजन है राजस्थानी के अंदर, थाली भर गए ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी को बाट को, जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। कल वाली क्लास अपलोड हो गई है, रिफ्रेश कर लीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी, रिफ्रेश कर लिया करो। राजस्थानी एक भजन था, अभी बोला था मैंने, थाली भर गए ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी को बाट को, सीमो जिमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे कर्मा जाटनी। तो देखो थाली भर गए ल्याई रे खींचड़ो,
बस इसको थोड़ा सा बदलना है। थाली से थाली भर गए, पाल्यो रे। थाली से याद रखोगे थाल घाट, थाल घाट, थाल घाट। मुंबई से पुणे, थाली भरगे से याद रखोगे भोर घाट, थाली भर गए पाल्यो रे, पाल घाट। पाल्यो रे सिनकोट, पाल्यो रे सिनकोट। तो लास्ट वाला आ जाएगा सिनकोट घाट। सिनकोटा घाट। तो ये 4 घाट याद रखने, ये मैंने लिखाया, ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। ये इनका उत्तर से दक्षिण, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा घाट, ये इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। निम्न में से मुंबई से नासिक या दिल्ली या कोलकाता, वापिस सुन लीजिए। सबसे ऊपर है थाल घाट। अब सुनिए, देखो थाल घाट मुंबई को किससे जोड़ता है? मुंबई से नासिक को। मुंबई से किसको जोड़ा? नासिक को। यही मार्ग आगे जाता है किधर? दिल्ली, और यहीं से होकर जाएंगे कहां पर? कोलकाता। तो मुंबई से नासिक होते हुए दिल्ली और कलकत्ता जाना है तो कौन से दर्रे से गुजरेंगे हम? थाल घाट से। मुंबई से अगर दिल्ली, कोलकाता या नासिक जाना है तो कौन से दर्रे से? थाल घाट से। मुंबई से अगर पुणे जाना है हमें, मुंबई से पुणे जाना है तो कौन से? भोर घाट से। और यहीं से होते हुए हम कहां पहुंचेंगे? चेन्नई। मुंबई से चेन्नई जाना है तो भी कौन सा घाट है? भोर घाट। ये पूछे जाएंगे, स्थानों के नाम दिए जाएंगे आपको कि मुंबई से दिल्ली जाएंगे तो कौन से दर्रे से गुजरेंगे, मुंबई से कोलकाता जाएंगे, मुंबई से नासिक जाएंगे, मुंबई से पुणे, मुंबई से चेन्नई जाएंगे। दीपक जी क्या रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? आराम से बिल्कुल करा रहा हूं मैं, साथ साथ में वापस 2-2 3-3 बार बोल रहा हूं एक बात को। ऐसा इधर दक्षिण वालों के साथ है कि कोच्चि से कोयम्बटूर, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाना हो तो ये 2 घाट हमारे। कोच्चि से कोयम्बटूर जाओगे तो पाल घाट से, त्रिवेंद्रम से मदुरै जाओगे तो सिनकोटा घाट से, और इनमें से कहीं से भी चेन्नई जाना है तो ये जात आगे चेन्नई भी जाते हैं। कि त्रिवेंद्रम से चेन्नई जाना है तो सिनकोटा से, तिरुवनंतपुरम से चेन्नई जाना है तो सिनकोटा घाट से, कोच्चि से चेन्नई जाना है तो पाल घाट से। अभी एक पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखिए केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? क्वेश्चन था ये, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रे देखो कौन से। ए ऑप्शन में था भोर घाट, बी ऑप्शन में था पाल घाट, सी ऑप्शन में था सिनकोटा घाट, डी ऑप्शन में था बी व सी दोनों।
ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। घाट साफ नहीं दिख रहे हैं। क्या बात, वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही है क्या? मुझे तो लग रहा साफ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इधर चेक करता हूँ। तो जी आपके आ रहे हैं, बाकी लगभग कमेंट आ रहे हैं, सही दिख रहा है सर, एचडी चल रहा है। या तो आपके नेट की क्वालिटी, आपने वीडियो की क्वालिटी हाई क्वालिटी कीजिए। थोड़ा जूम और कर देता हूं मैं। देखो, इधर हमने लिखा था, वापस देखिए, महाराष्ट्र की साइड में, मुंबई से नासिक, नासिक से होते हुए दिल्ली और कोलकाता जाने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? थाल घाट। मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई जाने वाला दर्रा है भोर घाट। अब दिख रहा है अच्छे से? फिर नीचे लिखे थे दो, केरल और तमिलनाडु के मध्य, कि कोच्चि से चेन्नई जाएगा पाल घाट, और त्रिवेंद्रम से मदुरै होते चेन्नई जाएगा सिनकोटा घाट। और फिर मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? ए ऑप्शन है भोर घाट, बी पाल घाट, सी सिनकोटा घाट, डी बी व सी दोनों। संगीता सी, सरिता तरड़ सी व बी, किशोर डी, मुकेश कौर बी सी। डी होगा सर। दो ऑप्शन नहीं होंगे, बी सी, ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके सामने, या तो ए या बी या सी या डी। इसका सही आंसर क्या होने वाला है अनीता? डी। डी करेक्ट होगा। डी 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 डी, चार डी, सतपाल भील सी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। सही आंसर क्या है इसका? डी है। तो ये हो गए हमारे प्रायद्वीपीय भारत के घाट। जल्दी से लिख लीजिए, प्रायद्वीपीय भारत के घाट। डी डी डी, हाँ जी, जसवंत नागर, सुमन समोता। जूम करेंगे तो आधे अक्षर रुक जाए, साइड में चले जाएंगे, या क्वेश्चन क्वेश्चन जूम करके छोड़ देता हूं। लिख दीजिए जल्दी से।
चलिए अब चलते हैं आगे। इसकी पीडीएफ हाथों हाथ टेलीग्राम पर आ जाती है। हाँ, पाल घाट केरल और कर्नाटक में नहीं आएगा, केरल और तमिलनाडु के मध्य है। अब आते हैं द्वीपीय भारत के प्रमुख पर्वतों पर। देखिए राजस्थान में क्या है, यहां पर अरावली, अरावली पर्वत माला। राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत माला। टेलीग्राम की लिंक आसू जीके ट्रिक पर, आसू जीके ट्रिक के ऊपर आपको मिल जाएगा सारा। आसू जीके ट्रिक जो है उसके ऊपर मिल जाएगा अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है वो है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। फिर आते हैं इधर हम गुजरात में। गुजरात में आती गिरनार श्रेणी। कौन सी? गिरनार पर्वत। और गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ। जिसकी ऊंचाई है 1070 मीटर। गोरखनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1070 मीटर। एक 1070 मीटर है। गिरनार। इसके नीचे यहां वाले नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पाई जाती है हमारे काठियावाड़ की पहाड़ियां। काठियावाड़ की पहाड़ियां, यही क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र, इसका कॉर्नर सौराष्ट्र। यही आ जाता है काठियावाड़ की पहाड़ियां, या कॉर्नर इसका कहलाता है, इसी का क्षेत्र कहलाता है सौराष्ट्र। काठियावाड़ या सौराष्ट्र की पहाड़ियां। फिर देखो यहां पर दो प्रसिद्ध पर्वत आते हैं। एक तो इधर गुजरात से स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुख्य रूप से ये वाला पार्ट ऐसे चलता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड तक। ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत माला, यह है विंध्याचल पर्वत माला। हाँ, ये चोटियां हैं। सबसे पहले राजस्थान में अरावली पर्वतमाला आ गई। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। गुजरात में गिरनार पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरखनाथ 1070 मीटर। नीचे की साइड में आ जाती है काठियावाड़ या सौराष्ट्र की पहाड़ियां। फिर आती है विंध्याचल पर्वतमाला।
विंध्याचल पर्वतमाला की खास बात क्या है? यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है ये। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला भारत के मध्य में स्थित है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली है। इसी विंध्याचल के नीचे दो नदियां भी बहती है। यहां पर दो प्रसिद्ध नदियां भी बहती है। नदियों वाला टॉपिक हम अलग से करेंगे, वहां डिटेल से पढ़ेंगे। यहां से बहती है इस विंध्याचल के नीचे नीचे नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। और फिर एक नीचे नीचे और बहती है ताप्ती। और बीच में है सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। नर्मदा और ताप्तियों के बीच में एक ब्लॉक पर्वत आ जाता है, सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है? इसका महादेव पर्वत के ऊपर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो महादेव पर्वत के ऊपर, सतपुड़ा पर्वतमाला के महादेव पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी चोटी 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के मध्य से बहन में स्थित है सतपुड़ा। और सतपुड़ा की भ्रंश घाटियों में, आगे हम पढ़ेंगे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। तो सतपुड़ा और नर्मदा की भ्रंश घाटी में। ऐप को रिफ्रेश कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और कल वाली वीडियो भी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में नहीं जाती, महाराष्ट्र में आ जाती है। सतपुड़ा पर्वतमाला आ गई नर्मदा और ताप्ती के मध्य, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत के ऊपर धूपगढ़ी। आ जाता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है मेकाल पर्वत। और मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक चोटी 1036 मीटर। छत्तीसगढ़ में तो 1036 मीटर ऊंची है। सेम डे पीडीएफ आ जाती है, आप उसको, पीडीएफ आपकी सेम डे आ जाती है। ऐप को रिफ्रेश कर लिया करो, रिफ्रेश करते ही यहां से क्लास ऑफ होते ही 5 मिनट बाद पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐप को रिफ्रेश कर लिया करो। आवाज सही नहीं आ रही क्या दीपक जी? और किस किस के पास आवाज सही नहीं आ रही है भाई? आवाज अटक के आ रही है क्या? रीता सही है, सही है, सही है। दीपक जी आप रिफ्रेश कीजिए, आपके फोन में दिक्कत आ रही है, बाकी सभी के पास
सुमन समोता सही है, नो प्रॉब्लम, सही आ रही है। देखिए भी आपके नेटवर्क में कोई इशू हो सकता है। पानी और पी लेता हूं, हो सकता है मेरी आवाज ही खराब हो गई हो। यहाँ पर तो सही चल रही है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है, देखिए, मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक चोटी। तो मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक चोटी से हम जब नदियां पढ़ेंगे तो तीन प्रमुख नदियों का उद्गम होगा, सोम, नर्मदा और महानदी। तीनों अलग अलग दिशाओं में तीन नदियों को हम उद्गम यहां से करेंगे। आगे चलते हैं तो झारखंड में आ जाती है राजमहल की पहाड़ियां। ये तो हम लिख ही चुके थे पहले भी। राजमहल की पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। छत्तीसगढ़, ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ। अब आ जाते हैं इधर। वो साइड वाली हो चुकी थी, गारो खासी जयंतियां हमने कल लिख ली थी। गारो खासी जयंतियां की ठीक है, एक स्लाइड पर थोड़ा कर लेते हैं अपने, इतना ही लिख लेते हैं, दूसरी बाकी दूसरी स्लाइड में लिख लेंगे। इसको जूम करके छोड़ दिया, ये लो। मध्य मध्य वाली चोटियां यहां पर आ गई, दक्षिण दक्षिण वाली दूसरी स्लाइड में लिख लेते हैं अपने। राज झारखंड की चोटियां हो चुकी है। अब आते हैं हम कहां पर? ओडिशा में। ओडिशा में देखिए कौन कौन सी आ जाती है। धवलगिरी, महेंद्रगिरी, धवलगिरी, महेंद्रगिरी, मल्यगिरी, मल्यगिरी, सिकरामगट्टा, धवलगिरी, मल्यगिरी, महेंद्रगिरी और सिकरामगट्टा। जूम इन जूम आउट करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, दो दो राज्यों के बस पांच पांच, ये इतने एक बार इतना कर लिया, इसी के ऊपर जितना लिखा जाएगा उतना ही लिखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे अपने। अब एक क्वेश्चन बताइए, धवलगिरी, मल्यगिरी, महेंद्रगिरी, सिकरामगट्टा, इनमें से एक पर्वत को अश्वत्थामा पर्वत कहते हैं। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। धवलगिरी, मल्यगिरी, महेंद्रगिरी, सिकरामगट्टा, इनमें से एक पर्वत को अश्वत्थामा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन से पर्वत को अश्वत्थामा कहते हैं इनमें से? इस पर्वत को अश्वत्थामा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। त्रिता तरड़ सही है। पूजा गुर्जर गलत है। खुशबू सही है। महेंद्र गलत है। दीपक गलत है।
निकिता सही है। जसवंत नागर, दीपक गलत है आपका आंसर। धवलगिरी जो है इसको क्या कहते हैं? अश्वत्थामा पर्वत। अश्वत्थामा पर्वत। धवलगिरी को क्या किस नाम से जाना जाता है? अश्वत्थामा पर्वत भी कहा जाता है। फिर इधर आते हैं, तेलंगाना में आती है नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई हमने यहां पर लिखी थी ऊपर पीछे वाले नक्शे में विंध्याचल, याद है? विंध्याचल। फिर लिखा था हमने सतपुड़ा श्रेणी। इसी क्रम में एक श्रेणी और आ जाती है फिर, अजंता श्रेणी। यानी कि विंध्याचल, फिर आ जाती है नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती नदी, और फिर कौन सी आ गई? अजंता श्रेणी। हाँ, जसवंत नागर सही था आपका। धवलगिरी था, जिसका भी है धवलगिरी, जिसने आंसर दिया था उनका सही था। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी दौसा से, आप ऐप को रिफ्रेश कीजिए। क्लास देखो, सुबह वाली क्लास को अपलोड होने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे बाद लगभग अपलोड हो जाती है। ऐप रिफ्रेश करना होगा आपको। ऐप रिफ्रेश करते ही आपको क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर और कौन कौन सी पहाड़ी आती है? सलहेर, सलहर पहाड़ी। अजंता श्रेणी आ जाती है, महाबलेश्वर चोटी आ जाती है इधर, महाबलेश्वर चोटी आ गई। कल सुबह हमने लिखी ली थी, अजंता की श्रेणी आ गई, सलहेर की पहाड़ी आ गई, एलोरा की पहाड़ी आ जाती है, एलोरा की गुफाएं आती है जहां पर अजंता एलोरा, एलोरा पहाड़ी भी यहीं पर है। तो ये अजंता एलोरा की पहाड़ियां आ जाती है यहां पर, सलहेर की पहाड़ी आ गई, अजंता एलोरा की पहाड़ियां आ गई, महाबलेश्वर चोटी आ जाती है। लक्ष्मी सैनी फोन की डिस्प्ले, देखो भी उसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। ऐप रिफ्रेश तो सर वाली क्लास में पूछ लेना आप कि ऐप को रिफ्रेश कैसे करेंगे, वहां पर ऑप्शन होगा ऐप को रिफ्रेश करने का। तो ये महाराष्ट्र के अंदर आ गई हमारी। इधर कर्नाटक में देखो, ये होगी। इसके बाद कर्नाटक की और लिख लेते हैं अलग से हम, एक स्लाइड पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिख देंगे हम, कोई बात नहीं है। जितना आपको अच्छे से समझ में दिखाई दे रहा हो उतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। महाराष्ट्र की पहाड़ियां होगी, कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक के अंदर आती है चामुंडा पहाड़ी। चामुंडा
बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। नंदी दुर्ग पहाड़ी, चामुंडा पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नंदी दुर्ग पहाड़ी, ये सारी कहां पर है? कर्नाटक में। हाँ, ये सेम का सेम मैप के अंदर आप पीडीएफ मिलने वाली है। केरल के अंदर देखिए चिनार पहाड़ी, केरल की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है, जो मुझे लग रहा है में पूछी जा सकती है। अभी एक केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर एक आंदोलन हुआ था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। केरल में एक मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था। मंदिर प्रवेश कौन से मंदिर पे? किशोर जी, आप क्वालिटी को बढ़ाइए। खुशबू, एकदम सही है आपका आंसर। कौन से मंदिर को प्रवेश को लेकर? वीडियो के कॉर्नर ऑप्शन होगा कहीं पर जहां से क्वालिटी बढ़ाई जाएगी। केरल में मंदिर प्रवेश से लेकर आंदोलन चला था सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर को। तो सबरीमाला पहाड़ी कहां पर है? केरल की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कभी मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन भी हुआ था। क्लास 9 बजे तक रहती है अपनी। तो चिनार पहाड़ी व सबरीमाला पहाड़ी। इधर देखिए, केरल की प्रमुख पहाड़ी आ जाती है चिनार या सबरीमाला। फिर नीचे हमने लिखी थी अनाईमुड़ी, अन्नेमुदी, और सबसे लास्ट में इलायची। हम लिख चुके हैं सबसे पहले ही अगस्तमलाई की चोटियों पर। अब देखो यहां पर केरल, कर्नाटक और मुख्य रूप से कहां पर? तमिलनाडु। कर्नाटक में थोड़ा हिस्सा, थोड़ा केरल में, लेकिन मुख्य रूप से कहां पर? तमिलनाडु में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आती है, सीधा सा क्वेश्चन आता है, नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? कोई बात नहीं, टीम से बात कर लूंगा दीपक जी में, जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन दिलवा देंगे क्वालिटी का अपने। नीलगिरी की पहाड़ी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ी का सीधा सा आंसर रहेगा तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु में है। हाँ, इलायची होती है। हाँ, मार्केट में कहीं से ले आइए, मैप की बुकलेट मिल जाएगी, इंडिया ज्योग्राफी का मैप बोल दीजिए, मैप बुकलेट मिल जाएगी आपको कहीं से भी। नीलगिरी की पहाड़ी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है
वो है डोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और ये दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाई मुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? अनाई मुड़ी या अन्य मुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है दक्षिण की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इन पहाड़ियों पर देखो एक जनजाति पाई जाती है टोडा। और टोडा जनजाति मुख्य रूप से क्या पालती है? भैंस पालक जनजाति है ये। टोडा जनजाति क्या कौन सा पशु ज्यादा पालती है? भैंस। तो टोडा जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति भैंस पालती है। नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में और देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। इस नीलगिरी के पास में आ जाती है पालनी की पहाड़ी। पालनी पहाड़ी यहीं पर आ जाती है तमिलनाडु में सेवराय। सेवराय पहाड़ी। पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कड़ाई कुनल। कड़ाई कुनल। सेवराई की, पालनी की, नीलगिरी की, ये सारी पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो इतनी पहाड़ियां और रह गई थी हमारी। तो ये पहाड़ियों वाला कंप्लीट हो जाता है पार्ट यहां पर। इसी के अंदर बात करेंगे अंशु राज बोहरा। अक्सु राज बोहरा। जासना हाथ से बनाइए, अच्छी बात है। मुकेश को और फिल के मैप नहीं मिलेंगे। ये इनकी जो मैं फिल करवा रहा हूं, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से देखकर ही आपको फिल करने पड़ेंगे। हाँ, विक्रम तिवारी उदयपुर। हाँ, आरएस लेवल की ज्योग्राफी करवा रहा हूं मैं आपको। यही बातें पूछी जाएगी और लास्ट में हम जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे लास्ट के अंदर। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो अपने यूट्यूब पर या ऐप के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। दीपक जी एक स्लाइड पर बहुत ही कम कर दिया है, बहुत ही कम। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार यहां पर हो जाता है। अब आता है हमारा तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो पहले हम बात करेंगे तटीय मैदान की। पहले तटीय मैदान की कोशिश करेंगे हम। तटीय मैदान द्वीप समूह वाला पार्ट हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे अपवाद अंतर कल। तटीय मैदान के तट रेखा के नाम लिखने हमें। देखो, कच्छ से
कच्छ से लेकर सूरत, या यहीं पर इसके पास ही पड़ता है दमन। तो कई जगह सूरत लिख देते हैं, कई जगह दमन लिख देते हैं। कच्छ से दमन तक या सूरत तक का ये जो तट है, इस तट रेखा का नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ या सौराष्ट्र तट, काठियावाड़ या सौराष्ट्र। और दमन से गोवा तक ये जो तट है, इस तट का नाम है कोंकण तट। दमन से गोवा तक जो तट है वो कौन सा है? कोंकण तट। गोवा से मंगलुरु तक ये जो तट है, इस तट का नाम है कन्नड़ या केंद्रा तट। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक ये जो तट है, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। अब ये पूरा का पूरा तट जो है, यानी कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, इस पूरे तट को संयुक्त रूप से भी क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। यानी कि पश्चिमी तट को, ये सॉरी, मालाबार तट। मालाबार तट। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, और पूरा का पूरा पश्चिमी तट भी है, ये क्या कहलाता है? मालाबार तट। दमन द्वीप नहीं है, द्वीप अलग है। ये तो हो गया हमारा कौन सा तट है? पश्चिमी तट। फिर बात करते हैं हम पूर्वी तट की। पूर्वी तट करने से पहले हम दो नदियां बनाएंगे। एक तो कौन सी है?
गोदावरी नदी। एक है कृष्णा नदी। दो नदियां बनानी हमें। बिल्कुल लास्ट पॉइंट कौन सा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक का तट कहलाता है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कृष्णा से गोदावरी के बीच का जो तट है कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो इस तट को कहा जाता है आंध्रा तट, या इसे कहा जाता है तट, या इसे कहा जाता है काकीनाडा और इससे ऊपर गोदावरी से लेकर कोलकाता तक का तट कहलाता है उत्तरी सरकार तट। कोलकाता से गोदावरी तक का तट कहलाता है उत्तरी सरकार। इसी उत्तरी सरकार तट को पश्चिम बंगाल में बोला जाता है बेंगा तट। उत्तरी सरकार तट को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? बेंगा तट। उड़ीसा में इसके दो नाम है, एक इसको बोलते हैं कलिंग, कलिंग तट, या इसी को बोला जाता है उत्कल तट। कन्याकुमारी से लेकर कोलकाता तक पूरे के पूरा जो है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। तो ये बात होगी हमारी तटीय मैदान। तटीय मैदान को दो भागों में बांट के हमने तटीय मैदान को हमने दो भागों में बांट दिया, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर। तो ये तटीय मैदान हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है हमारा, अच्छा तटीय मैदान में रह गए हमारे अभी दो बातें हो रहेगी तटीय मैदान में। कोकण तट लिख दिया है कल पहले, पश्चिमी तट पर आ गया कोकण तट। ये पूर्वी तट की बात हो रही है। तो ये पूर्वी तट के नाम आ गए हमारे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लिखते हैं तट के ऊपर स्थित बंदरगाहों के नाम। पहले इधर वाले लिख लेते हैं नाम। देखो, राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित जो बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला। कौन सा है? कांडला, जिसका नाम बदल कर दिया है पंडित दीनदयाल
उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। उसके बाद यहीं पर दूसरा बंदरगाह आ जाता है ओखा। ओखा की खास बात है यहां पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, लगभग 2.7 मीटर ऊंचा। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 2.7 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है ओखा में। फिर आ जाता है यहां पर सोमनाथ। पोरबंदर। सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारका। सूरत, दमन। ये तो हो गए गुजरात के। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखिए कौन कौन सा आता है। मुंबई, महाराष्ट्र में कौन सा आ जाता है? मुंबई। मुंबई का उप बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू, या इसी का नाम है नाहवा सावा। मुंबई बड़ा बंदरगाह है, इसलिए मुंबई के भार को कम करने के लिए मुंबई का एक उप बंदरगाह बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू, या इसी का नाम है नाहवा सावा। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है? मुंबई। इसका उप बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू या नाहवा सावा। और मुंबई में एक आ जाता है रत्नागिरी। मुंबई का एक बंदरगाह आ जाता है रत्नागिरी। गुजरात में आता है पणजी, या इसका एक नाम और है जो एग्जाम में बहुत प्रसिद्ध है, मारमू गांव। मारमू गांव, पणजी या मारमू गांव।
कर्नाटक में है मैंगलुरु। कर्नाटक में कौन सा? मैंगलुरु। केरल के अंदर देखिए, केरल में कौन सा बंदरगाह आता है? केरल में 4-5 बंदरगाह आएंगे, देखो। एक तो आएगा कोच्चि, कोझिकोड, कोझिकोड की जगह पहले कभी हुआ करता था कालीकट, जहां कभी आया था वास्को डिगामा। फिर इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो ये बंदरगाह हो गए हमारे कौन से? पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट के बंदरगाह। इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा ये बंदरगाह कहां पे है, और सीधे सीधी सी बात आ जाती है उत्तर से दक्षिण क्रम। और ये क्रम पूछा जाता है पश्चिमी तट वालों के, ये पूर्वी तट वालों के, ये पश्चिमी तट के थे। पूर्वी तट वालों में ज्यादातर ये क्रम भी पूछ लेते हैं। तो पूर्वी तट के बंदरगाह देखते हैं कौन कौन से आते हैं हमारे। ये पूर्वी तट है, जाता आता है कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। फिर तुत्तीकोरन, कन्या तोती बोलती है, इसलिए कौन सा? तुत्तीकोरन। कन्याकुमारी, तुत्तीकोरन। फिर इधर आ जाएगा रामनाथपुरम। फिर नागापट्टिनम। पुडुचेरी। बड़ा बंदरगाह आता है चेन्नई। चेन्नई का उप बंदरगाह इसके दक्षिण दिशा में आएगा एनोर। उप बंदरगाह जितने भी होंगे वो हमेशा ध्यान में रखना दक्षिण में होगा। एनोर से ऊपर गए आंध्र प्रदेश में आ जाएगा नेलोर। मछलीपट्टनम, या इसी को बोला गया है मुसलीपट्टनम। मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम। विशाखापट्टनम। उड़ीसा के दो प्रसिद्ध है, एक तो पुरी और एक पारादीप। एक पुरी और एक पारादीप। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है कोलकाता, और इसका दक्षिणतम या उप बंदरगाह है हल्दिया। विशाखापट्टनम की एक बात याद रख लेना, भारत का
सबसे बड़ा व गहरा, बड़ा व गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा व गहरा प्राकृतिक बंदरगाह। तो ये हो जाते हैं हमारे पश्चिमी तट के बंदरगाह। अभी पीछे एक पेपर में क्वेश्चन आया था, नाम दिया हुआ था वहां पर, देखो कौन कौन सा, तुतीकोरन, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और पारादीप। ये चार नाम देखकर इनका क्रम पूछा गया था, उत्तर से दक्षिण क्रम। इन चार बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया था, तो इनका हमें सही क्रम याद होना चाहिए। अगर हमने नक्शे में लिखे हुए तो हमें बिल्कुल आसानी से याद होंगे ये। अगर हमने नक्शे में लिख रखे इनको तो बहुत ही आसानी से ये याद करने बहुत ही आसान होंगे हमारे लिए। तो कोलकाता, हल्दिया, कोलकाता का उपबंदरगाह कौन सा है? हल्दिया। फिर पारादीप, पुरी। अब विशाखापट्टनम देखो, यहां का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। और इधर किसकी खाने हैं? एक तो लोहे की, लोहा एसक, लोहा एसक का व्यापार कौन से बंदरगाह से सर्वाधिक होता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो लोहा एसक का व्यापार जो होता है वो सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से होता है? विशाखापट्टनम। तो पश्चिमी तट का प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापट्टनम है, भारत का सबसे बड़ा व गहरा प्राकृतिक। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था? मुंबई। मुंबई कौन सा? मुंबई था। तो ये हो जाते हैं भारत के बंदरगाह। इसके बाद आते हैं द्वीप। इसके बाद आते हैं द्वीप। द्वीप, द्वीपों के प्रकार आज देख रहे हैं, द्वीप करेंगे हम कल। द्वीप कितने प्रकार के होते हैं ये बात हम आज कर रहे हैं कि द्वीप कितने प्रकार के होते हैं। देखो, द्वीप दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रतिद्वीप। कौन से? द्वीप। और दूरस्थ द्वीप। तो द्वीप कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, निकटवर्ती और दूरस्थ। निकटवर्ती और दूरस्थ। हाँ, बंदरगाह ऐसे तो मैंने बहुत सारे बंदरगाह छोड़ दिए, ध्यान रखना। भारत में कुल 213 बंदरगाह है। कितने बंदरगाह है? 213। निकटवर्ती द्वीप और दूरस्थ द्वीप। निकटवर्ती द्वीप है, इसके अंदर दो प्रकार के द्वीप होते हैं। एक नाम आएगा पथरीले या चट्टानी। दूसरा नाम आएगा कांप द्वीप। कांप द्वीप। पथरीले कौन से होंगे? जो चट्टानों से, चट्टानी यानी कि जिनका निर्माण किस प्रकार का होगा? चट्टानों से बने हुए द्वीप होंगे। और कांप द्वीप क्या होंगे? मिट्टी से बने हुए द्वीप। ये पथरीले या चट्टानी जो द्वीप है, ये द्वीप जाते हैं कहां पर? अरब सागर में।
अरब सागर में। कांप द्वीप जो पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। फिर आते हैं दूरस्थ। दूरस्थ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परवाल, या मूंगा निर्मित, और एक होंगे पर्वतीय चोटियों से। परवाल या मूंगा निर्मित द्वीप जो है वो कौन से हैं? अरब सागर में। और द्वीप का नाम अगर लिखें तो कौन सा द्वीप होगा? लक्षद्वीप समूह है। और पर्वतीय चोटियां कि समुद्र के अंदर से पर्वत चोटियां समुद्र के बाहर निकल जाए और वो द्वीप का रूप ले लेते हैं, इससे पर्वत चोटियों से निर्मित जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये द्वीपों के प्रकार हो गए कि हम द्वीपों को कितने भागों में बांटकर पढ़ेंगे? पहले दो और फिर दोनों के आगे दो दो रूप, यानी कि चार भागों में बांटकर पढ़ेंगे। निकटवर्ती द्वीप, एक अरब सागर के जो पथरीले चट्टानी द्वीप होंगे, एक बंगाल की खाड़ी के जो कांप मिट्टी से निर्मित द्वीप होंगे, दूसरे दूरस्थ द्वीप, एक अरब सागर में जैसे लक्षद्वीप समय जो परवाल से निर्मित है, परवाल या मूंगा जीव से निर्मित द्वीप है, एक बंगाल की खाड़ी के अंदर है पर्वत चोटियां जो समुद्र से बाहर निकल गई, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समय जो हिमालय की एक शाखा है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला की कुछ चोटियां बाहर निकल गई, जिनसे किसका निर्माण हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये द्वीपों के बारे में पूरी कहानी हम कल देखेंगे। आज हमारा हो चुका है प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो चुका है, तटीय मैदान हमने कर लिया, उसके साथ साथ हमने बंदरगाह भी लिख दिए भारत के, और अब द्वीपों को हमने स्टार्ट कर दिया। कल हम भौतिक प्रदेश का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और अपवाह तंत्र हम प्रारंभ कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद साथियों। मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे ही।